नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जमीन जायदाद और जंजाल की अगली कड़ी में आपका स्वागत। अ, हम लोग अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग कानून, नियम आदि पर आपसे मिलते रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि राजस्व जो बहुत क्लिष्ट होता जा रहा है, पुराने लोग रिटायर करते जा रहे हैं, नए लोग को उस तरह से ट्रेनिंग मिली नहीं, इस बीच में टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया, तो कुल मिला-जुलाकर रैयत में भी, सरकारी कर्मियों में, खास करके राजस्व विभाग से जुड़े हुए लोगों में भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो इस दिशा में हम लोगों का ये प्रयास है कि राजस्व से संबंधित सभी विषयों पर छोटे-छोटे या मध्यम साइज के वीडियो में आपसे बात करें और आप जो-जो प्रश्न पूछते हैं, उन सभी प्रश्नों को संकलित करके धीरे-धीरे उन सभी का उत्तर देते हैं। एक कानून है, उसको हम लोग बोलते हैं बीपीपीएसटी एक्ट, बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेनेंसी एक्ट 1947। यह कानून 47 से लागू है और इसमें कोई व्यक्ति अगर किसी रैयत की निजी जमीन पर रहता है, वास करता है, तो उसकी विहित प्रक्रिया अपना करके जो सीओ है, सर्किल ऑफिसर, वही कलेक्टर अंडर द एक्ट है, उसको एक पर्चा देने का अधिकार है। तो इस विषय पर ये एक्ट है और तत्संबंधित इसका जो रूल है, वह रूल भी बना हुआ 48 में रूल बना है, पीआर प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेनेंसी रूल। तो ये कानून क्या कहता है और इसमें इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को जमीन मिल जाती है तो क्या वो जमीन बेच सकता है या किसी को दे सकता है, या जिसके जमीन पर कोई बस गया है उसको बीपीपीएसटी पर्चा देने में अंचल अधिकारी को कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे सामने हमेशा की तरह श्री राधा मोहन बाबू उपस्थित हैं। जी, नमस्कार। तो ये जो जिस कानून की चर्चा हम लोगों ने की, इसके तहत बहुत सारे लोगों को जो प्रिविलेज पर्सन है, उनको रैयत की ज़मीन पर जो बसे थे, उनको पर्चा मिला। तो 2-3 तरह की भ्रांति, तो पहला तो हम चाहेंगे कि इस एक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दिया जाए। दूसरा कि इस एक्ट के तहत जो सीओ है, वो कौन-कौन सी प्रक्रिया अपना करके पर्चा देने के पहले वो उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करे। और तीसरा और अंतिम सवाल ये, जिसको ये पर्चा मिल जाता है, क्या वो उस ज़मीन को बेच सकता है? और इसी के साथ जिसकी ज़मीन पर पर्चा मिला है, वह व्यक्ति क्या उस ज़मीन को वापस उससे ले सकता है? यही 3 प्रश्न को हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक्सप्लेन करें। बिहार बासगीत पर्चा अधिनियम, इसको सब लोग सरल शब्दों में जानते हैं, बीपीपीएसटी एक्ट, प्रिविलेज पर्सन। वैसे प्रिविलेज पर्सन की परिभाषा इसमें दी गई है जिसको 1 एकड़ से कम जमीन हो, इस अधिनियम के अंतर्गत 1 एकड़ से कम जमीन हो, बास की कोई जमीन नहीं हो, तो उसको बासडी के लिए जिस जमीन में वो बसा हुआ है उसको पर्चा दे देना है। एकदम सिंपल चीज है, साधारण चीज है कि जिस व्यक्ति के पास 1 एकड़ से कम तक की जोत जमीन है किंतु उसको बासडी का जमीन नहीं है, तो उसको बासडी का पर्चा जिस जमीन में वो बसा हुआ है वो दे देना है। तो आप लोगों का ध्यान हम आकृष्ट करते हैं बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 के धारा 182 में, उसमें एक शब्द आया हुआ है होमस्टीड बासगीत, माने होमस्टीड बासगीत को कहते हैं, होमस्टीड लैंड। तो बासगीत कौन सी जमीन हुई? बासगीत ये जमीन हुई कि जमींदारों के पास उस जमाने में 1950 से पहले जब जमींदारी प्रशासित यह हमारा प्रदेश था, तो सारी की सारी जमीनें जमींदारों की थी और इतनी अधिक जमीनें थी कि वे लोग खेती कराते थे, और खेती कराते थे बाहर से मजदूरों को लोग ले आते थे। अगर किसी की जमींदारी, अगर वो पटना जिले के हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, अगर वो हथुआ गोपालगंज जिले के हैं, हथुआ महाराज, और उनकी जमींदारी है अगर आपको चंपारण में, तो हथुआ महाराज चंपारण में जाकर के खेती कराएंगे, ऐसा संभव नहीं था, तो वो अपने यहाँ से मजदूरों को ले जाकर के खेती करने के लिए बसाते थे, अपनी जमीन देते थे। तो अपनी जमीन में वो मजदूरों को बसने के लिए कुछ जमीन दे देते थे और साथ ही साथ उनको जोत की भी जमीन, कुछ जमीन जो भी हो, 1 एकड़ 2 एकड़ जो वो दे देते थे। और जब रैयत उस पर, जब मजदूर उस पर बस जाते थे तो उन्हीं की जमीन पर वो खेती करते थे।
इसलिए एक शब्द आया उस समय के का जो सोशल टर्म्स था, जाति के नाम पर टोला बनना। तो जिस जाति के लोगों को वो बसाते थे, वो उस जाति के लोग उनकी खेती करते थे और वो टोला के रूप में प्रसिद्ध हो जाता, वो टोला बन जाता था। अब ये लोग बस गए। तो जमींदारी का जब उन्मूलन हुआ 1950 के बिहार भूमि सुधार अधिनियम के आने के बाद, तो उस उन्मूलन के बाद जमींदारी रही नहीं और वेलफेयर की पॉलिसी थी सरकार की कि कोई हमारे यहाँ लैंडलेस माने भूमिहीन नहीं रहे, बासडी विहीन नहीं रहे। तो अधिकांश वैसे मजदूर लोग जो जमींदारों की जमीन में बसे हुए थे, कैडस्ट्रल सर्वे जब प्रारंभ हुआ तो जमींदारों ने क्या किया कि उस जमीन का, जिस जमीन में ये लोग बसे हुए थे, मजदूर खेती करने वाले बसे हुए थे, उसका रेंट फ्री करवा दिया कि तुम हमारी खेती करो, हम तुमको बासडी के लिए भी जमीन देते हैं और खेती के लिए भी कुछ जमीन दे देते हैं, किंतु तुम हमारी जमीन में खेती करो, इसका हम रेंट नहीं लेंगे। तो उसको बासडी के जमीन को रेंट फ्री कर दिया या खतियान अपने ही नाम से रखा, उन लोगों के नाम से खुले नहीं दिया। दो प्रकार का हुआ, रेंट फ्री भी कर दिया और खतियान भी उनके नाम से नहीं खुलने दिया कि ठीक है आप रहे। 1947 में जब यह अधिनियम आया तो सरकार के सामने में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हमारे जितने भी लोग हैं एक समानता सबके बीच होनी चाहिए और उनको अपना रहने का घर नहीं है, खेत घर नहीं, इधर नहीं है, जो जमीन जहाँ उड़ा रहे हैं वो जमीन कम, वो जमीन भी उनकी नहीं है। तो उन्होंने उनके बसाने के लिए एक अधिनियम दिया। ये एक क्रांतिकारी प्रयोग था कि जिस जमीन में वो बसे हुए हैं उस जमीन का, जितने जमीन में वो बसे हुए हैं, बासगीत पर्चा दे दिया जाए। मैंने घर की एक जमीन थी तो वो घर की जमीन का बासगीत पर्चा दे दिया जाए जिसमें उनका मकान मय सहन हो और सहन की भी जमीन दे दी जाए। तो ये 1947 में अधिनियम आया, नियमावली इसकी 1948 में आई, किंतु ये वास्तविक रूप से कार्यरूप में आया 1960 के बाद, जब अंचल अधिकारियों में कलेक्टर अंडर दिया कि भाई लोकल स्तर पर अंचल अधिकारी को जब तक पावर भेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें कलेक्टर की बंदोबस्ती करने की शक्ति नहीं भेस्ट की जाएगी, तब तक इसका निदान स्थानीय स्तर पर नहीं होगा। तो कलेक्टर अंडर दिया अंचल अधिकारियों को ये पावर दिया गया कि जिस जमीन में, जिस भूमालिक के जमीन में, जिस जमीन नहीं, जिस भूमालिक के जमीन में वो लैंडलेस पर्सन, जो लैंडलेस पर्सन कौन थे उस जमाने में, तो एससी थे, अनुसूचित जाति के थे, अनुसूचित जनजाति के थे, BC1 जाति के थे, ये लोग थे। ये लोग अगर बसे हुए हैं तो इन लोगों को उस जमीन का, बसे हुए जमीन का मकान में सहन के रूप में जितनी जमीन है पर्चा दे दिया जाए, यानी उसको अधिकार दे दिया जाए, बासगीत पर्चा। और इसकी नियमावली जब बनाई गई तो नियमावली में एक प्रोविजन किया गया कि वो 1, 2, 3 3 ही प्रपत्र इसमें दिए गए कि उसमें वो आवेदन करेगा और उसकी जांच निजवत रूप से अंचल अधिकारी अपने वेलफेयर इंस्पेक्टर से, अपने सर्किल इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद वो अगर उस पर, उस नाम जमीन पर उसका दखल कब्जा पाया जाता है मकान के रूप में बनाए हुए, तो सबका मकान कच्चा ही होता था, मिट्टी का होता था, फूस का होता था, पक्के मकान तो होते ही नहीं थे। तो सहन के रूप में, सहन के साथ साथ वे लोग उस पर कुछ फूल, कुछ पौधा, कुछ सब्जी के लिए भी वो लोग जमीन रखे हुए थे। तो 12.5 डिसमिल तक इसकी अंतिम सीमा निर्धारित की गई। मिनिमम माने कम से कम 2 डिसमिल जमीन उनको मिलना था, होम स्ट्रीट लाइन की सीमा निर्धारित की गई और 12.5 डिसमिल तक मकानमय सहन के रूप में पर्चा देने के लिए अधिकृत किया गया मालिक की जमीन पर। तो इसका क्या था कि जैसे ही प्रतिवेदन आता तो मालिक को, जिस मालिक के जमीन में वो रैयत घर बना करके रह रहे थे, अंचल अधिकारी एक उनको नोटिस करता था। नोटिस करने के बाद उसकी वो सुनवाई करता था। आमतौर पर जमीन मालिक जो खुद ही बसाए हुए थे आते नहीं थे या अनापत्ति भेज देते थे कि हमको इससे कोई मतलब नहीं, अब तो हम इससे ले भी नहीं सकते हैं। तो अंचल अधिकारी उसको बासडी का पर्चा दे देते थे। तो एक उनको रहती राइट मिला, यानी उनके माथे पर एक छत मिला। दूसरा,
इसमें प्रावधान ये किया गया, गहराई से आप लोग सोचेंगे कि जो उस जमीन पर बस गए उसका अगर रेंट फिक्स नहीं था, लगान खतियान में निर्धारित नहीं था, तो अंचल अधिकारी को कलेक्टर अंडर द एक्ट रेंट फिक्स करने का अधिकार दिया गया कि आप उसका लगान निर्धारित कर दें। जो भी लगान हो, जो कैडेस्ट्रल सर्वे का या रिविजनल सर्वे जो निर्धारित किया गया लगान, उसके समरूप लगान निर्धारित कर दें। और ये लगान अब उस जमींदार के द्वारा अगर लगान फिक्स से दिया जाता है तो उसमें से लेस कर दे, और ये अब सरकार को देंगे। ये सरकार के सीधे रैयत हो जाएंगे, ये अब जमींदार के अंतर्गत नहीं रहेंगे, सरकार के सीधे रैयत हो जाएंगे। यानी उनको रैयती अधिकार उस जमीन पर, जैसे बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत रैयती अधिकार मिला हुआ है, किसी को जोत का अधिकार मिला हुआ है। सेक्शन 23 में प्रोविजन है कि वो अपनी ज़मीन में घर बनाएगा, अपनी रैयती ज़मीन में, अपनी ज़मीन में वो ये ईंट बनवाएगा, कुआं खुदवाएगा, सिंचाई का उसी तरह से इनको भी रैयती अधिकार मिल गया। और वो रेंट लगान उस जमीन का जो अंचल अधिकारी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा या बांटा जाएगा, उसको ये सीधे सरकार को भुगतान करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि अंचल अधिकारी जो बासगीत पर्चा फॉर्म जी में दिया जाता था रैयत को, उस बासगीत पर्चा की एक कॉपी रजिस्टर्ड डाक से संबंधित भूधारी को भेज देना है, उनको रजिस्टर्ड डाक से, कि भूधारी को ये पता चल जाए कि हमारी जमीन से उसका बासगीत पर्चा किसी को दे दिया गया है। हुएवर में भी अगर उन्होंने किसी को बसाया तो अगर 1897 में 98 में जब खतियान बना और बसाया, तो 1947 के बाद जब ये अधिनियम आया तो उसका वंशज ही कोई उस पर घर बना करके रह रहा होगा, तो ये उनको दे दिया कि उनके नॉलेज में आ जाए। और यह प्रावधान रखा गया कि अगर ये व्यक्ति उस जमीन को छोड़ करके चला जाएगा तो पुनः वो जमीन जमींदार को के पास वापिस चली जाएगी। ये उनके लिए स्पेशल ये प्रोविजन किया गया। दूसरा, इस बासगीत पर्चा अधिनियम की सबसे बड़ी अहमियत ये थी कि इसमें धारा 8 में प्रोविजन किया गया। धारा 8 में कई क्लॉज लगाए गए। सेक्शन 8, उस सेक्शन 8 में ये दिया गया कि कोई भी इस तरह का बासगीत पर्चाधारी रैयत उस जमीन को बेच नहीं सकेगा। वो आनुवंशिक होगा, इनहेरिट करेगा, वो उस पर घर बनाएगा, उस पर वो दुकान भी कर सकेगा, अपने घर के साथ साथ अपने लिवलीहुड के लिए वो कुछ भी काम कर सकेगा, किंतु उसको वो बेच नहीं सकेगा। अगर उसको बेचना है तो कलेक्टर के पास वो आवेदन करेगा, और कलेक्टर के परमिशन से ही कोई काम वो कर सकेगा। तो कलेक्टर कौन हुआ? तो कलेक्टर अंडर द एक्ट हुआ अंचल अधिकारी, यानी उन्हीं के पास उसको आवेदन देना था। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया कि अगर उसके बासडी के जमीन से जिस पर उसका घर बना हुआ है, घर बना करके रह रहा है, बासगीत पर्चा देने के बाद अगर कोई भी उसको धमकी देता है, उसको विस्थापित करने का प्रयास करता है, यानी जमींदार के जो वंशज होंगे अगर वो विस्थापित करने का प्रयास करेंगे, तो कलेक्टर जो है अंचल अधिकारी, कलेक्टर अंडर द एक्ट, उस पर वो दखल कब्जा दिलवाएंगे। और अगर वो ज़्यादा परेशान करेंगे तो उस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो इंडियन पेनल कोड है, मेजर एक्ट्स है, उसके अंतर्गत उस पर वो कार्रवाई करेगी। ये यहाँ ये जो सेक्शन 8 में लिख रहा है, कई क्लॉज है, ग्राउंड ऑन विच ए प्रिविलेज्ड टेनेंट में बी इजेक्टेड। ये क्या कह रहा है? ये मे बी इजेक्टेड, अगर उसने उस जमीन को बेच दिया, उस जमीन का इस तरह से उपयोग कर लिया कि चाहते हैं कि सेक्शन 8 ये जो कह रहा है ग्राउंड्स ऑन विच प्रिविलेज्ड टेनेंट्स में बी इजेक्टिव, सेक्शन 9 रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रिविलेज्ड टेनेंट्स राइट, और सेक्शन 10 सबलेटिंग द प्रिविलेज्ड टेनेंट, ये तीनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कोई भी प्रिविलेज्ड टेनेंट अपनी जमीन को बेच नहीं सकता था, क्योंकि वो तो किसी के जमीन को पर्चा मिला है, या सर जिसको पर्चा मिला है वो उस जमीन को नहीं बेच सकता। पर्पस क्या है? पर्पस ये था ना कि भाई आपके पास जमीन नहीं है, छत नहीं है, तो आपको रहने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, तो फिर उसको बेच रहे हैं, तो पर्पस ही डिफीट हो, वो प्रोविजन सेक्शन 9 में किया गया। अब उसको सबलेट करना है, मान लीजिए किसी को देना है तो सरकार ने उसके वेलफेयर के लिए दिया है, या ऐसे तो नहीं दे दिया,
सरकार ने कितना इसमें कंसिडरेशन किया, गवर्नमेंट ने ये स्थानीय स्तर पर अंचल अधिकारी को दिया, अधिकार दिया कि कलेक्टर अंडर द एक्ट आप इसको सेटल कीजिए, बंदोबस्त कीजिए। तो बंदोबस्ती के कॉलम में ये दे दिया गया कि आप इस जमीन को सबलेट नहीं करेंगे, आनुवांशिक होगा, यानी आप इनहेरिट करेंगे। और मालाफाइड इंटेंशन, अगर आप उसको सेल करते हैं, सबलेट करते हैं, किसी अन्य को दे देते हैं, तो ये पुनः मतलब अंचल अधिकारी उसको उस पर्चे को रद्द कर देंगे। और पर्चा रद्द करने के बाद जो भी एक्ट विथ रूल्स यानी कानून के अंतर्गत जो काम करना होगा वो करेंगे। इसी को इसको ये सेक्शन 10 में ये लिख रहा है, इस सेक्शन 10 में ए प्रिविलेज टेनेंट may sublet his holding or any portion thereof to any privileged person to use it for residential purpose. Subletting of holding or any part of it cannot be permitted for the purpose of business. माने इसका मतलब ये कह रहा है कि आप सबलेट बिजनेस वगैरह के लिए नहीं कर सकते हैं, उनको परमिशन लेना पड़ेगा अंचल अधिकारी से, परमिशन लेना और आप ऐसे सबलेट किसी को रहने के उद्देश्य से कर सकते हैं, किसी के रहने के उद्देश्य से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि उन्हीं का भाई बंधु है, जैसे इसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, माने बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। सेक्शन 9 में रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है और सेक्शन 10 में कह रहा है कि सबलेटिंग। तो जैसे मान लीजिए कि हम प्रिविलेज पर्सन है, हमको पर्चा नहीं हो, हमारी परिवार बढ़ गई, हमारा एक भाई या भतीजा उसकी शादी हो गई, तो हम उसको सबलेट कर सकते हैं कि तुम इसमें रह सकते, लेकिन उसको बिजनेस करने के लिए हम वो नहीं दे सकते हैं, या फिर हमको बेचने का अधिकार नहीं। वो सेक्शन 12 में वो स्पष्ट किए हुए हैं कि अगर आपको ये करना है तो सेक्शन 12 में कह रहा है कि ट्रांसफर बाय वे ऑफ प्राइवेट गिफ्ट, सेल, गिफ्ट और विल बी मेड विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर। तो हमको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हम इसमें 1-2 प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो कोई भी इनहेरिटेंस उसका होगा तो विद इन फैमिली होगा, फैमिली इनहेरिटेंस का मतलब गिफ्ट भी करेगा तो विद इन फैमिली वो गिफ्ट करेगा, स्ट्रेंजर के साथ वो नहीं कर सकेगा। अगर उसको एक्सचेंज करना होगा, मान लीजिए कि उसका जो होमस्टेड लैंड मिला वो बाढ़ से ग्रसित हो गया और वो खेती के जमीन के रुपए हो गया, वहां से वो उसको हट जाना पड़ा, वो कंप्लीट अंडर वाटर हो गया, जैसे कोसी रेंज में, गंगेटी के रेंज में होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर उसको बसने के लिए जमीन दे रहा है और कालक्रम में वो जमीन भर करके पुनः खेती जोग हो गई, तो उसका वो एक्सचेंज करने के लिए फिर परमिशन के लिए वो अंचल अधिकारी से देगा कि हमको वो जमीन मिल रही है, हमको एक्सचेंज करने का परमिशन दीजिए। तो उसको अगर जमीन के बदले जमीन मिलेगी तो वो एक्सचेंज कर सकता है विद द परमिशन ऑफ अंचल अधिकारी में कलेक्टर अंडर द एक्ट। मैंने हर चीज के लिए उसको सेफ गार्ड लगाया गया। अब हमको 1-2 चीज जो रैयत लोग, हम एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज था कि गरीबों को ही ये जमीन दी जाती थी जो लैंडलेस पर्सन होते थे, और एक मिनिमम नीड से किसी भी फैमिली का शादी होना, मरण, हरण, बीमारी ये होना, तो अभाव में रहने वाला जो मजदूर था उसके पास जब कोई साधन नहीं होता था तो उसी जमीन पर वो महाजनों से कर्ज ले लेता था, महाजनों से। और महाजन जब वो कर्ज नहीं देता था, लौटाता नहीं था, तो महाजन उसको कहते थे कि अभी जमीन को तुम हमारे पास बंधक रख दो, हमें तुम बेच दो या हमें तुम दे दो, हम इसका दूसरे ढंग से उपयोग करेंगे। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे प्रोविजन किए गए, क्योंकि वो गरीब था, नीडी था, उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। एक प्रश्न जो हमसे कई बार लोग पूछते हैं, ये हम लोगों ने प्रोविजंस की चर्चा की, बहुत पतला सा कानून है ये, आप बड़ी इफेक्टिव बहुत। और देखिए मजेदार बात, आपको लगता है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी पहला अधिनियम आया 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, और ये जो कानून बना 1947 में, लेकिन गवर्नर का जो इसमें मिला है कंसेंट वो 17 जनवरी 1948, यानी आप समझ लीजिए कि आजाद भारत का एक पहला महत्वपूर्ण कानून। इसमें हम चीज जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसान हैं, हमारे गांव में कुछ जमीनें हैं, उस जमीन पर कोई प्रिविलेज पर्सन जिसको इस डिफिनेशन के हिसाब से उतनी जमीन से कम है और रहने के लिए और कोई बास नहीं, वो रह रहा है, तो अब इस एक्ट का प्रयोग करके अंचल अधिकारी मेरी उस जमीन पर बगैर मेरे कंसेंट के पर्चा दे सकता है कि नहीं?
अगर वो प्रिविलेज्ड पर्सन है, आप भूधारी हैं, आप जमीन लैंडलेस की जमीन से लैंडलेस को पर्चा नहीं दिया जा सकता। वो तो ओबियस है कि लेस सेल उसको नहीं नहीं मिलेगा। तो दोनों लैट ऐसी हो गया। हम हमारे पास जमीन 20-25 बीघा जमीन, मेरे किसी पार्ट ऑफ द लैंड पर कोई लैंडलेस प्रिविलेज पर्सन बस गया है, तो अंचल अधिकारी उस पर पर्चा दे सकता है या नहीं? नंबर बिल्कुल दे सकता। नंबर 2, इसमें क्या मेरा कंसेंट मैंडेटरी है? अगर आपको ये अगर घर है प्रीवियस पर्सन का, अब आप लोगों को बता रहे हैं 1955 में राज्य सरकार ने पहली बार प्रिविलेज पर्सन की परिभाषा स्पष्ट की, संरक्षित रैयत के रूप में उसको घोषित किया। 1955 में एक नोटिफिकेशन हुआ और बिहार टेनेंसी एक्ट को साथ ही साथ अमेंड कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। तो दो तरह से किया गया कि एक जो सरकार की जमीन, जो जमींदारी वेस्टिंग के बाद जो सरकार को प्राप्त हुई बंजर जमीन, उसकी बंदोबस्ती भी कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया जाए साथ ही साथ। तो 1955 में प्रिविलेज्ड पर्सन की एक सूची, संरक्षित रैयतों की सूची, जो पहले अनुसूचित जनजाति के रूप में, जाति के रूप में थे, उसको प्रिविलेज्ड पर्सन के रूप में नोटिफाई किया गया, एससी, एसटी और बीसी 1 1955 में। और एक कैटेगरी बनाया गया, उसकी पूरी सूची वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा सभी जिला कलेक्टर को भेजी गई होता है। हाँ, और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को बंदोबस्त करने के लिए, बंजर जमीन बंदोबस्त करने के लिए 1955 में ये 49R और 49S सेक्शन जोड़ा गया। साथ ही साथ जो राज्य में भ्रष्ट जमींदारी थी, निहित जमीनों, राज्य में निहित जमीनों, मैंने घर में जरूंगा मालिक जमीन एवं खासमाल की जमीन में अगर प्रिविलेज पर्सन बसे हुए हैं या अवेलेबल है, उपलब्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसकी बंदोबस्ती करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। तो दोनों ओर से आया। उधर गर्मजरूगा मालिक जमीन की भी बंदोबस्ती होम स्ट्रीट पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए की गई, लेकिन इसको विशुद्ध रूप से सिर्फ होम स्ट्रीट पर्पस के लिए अंचल अधिकारी लेते हैं। कहने का मतलब है कि वो विशुद्ध रूप से उस डेफिनेशन के परिधि में आता है, वो प्रिविलेज पर्सन है, पर्चा उस पर कलेक्टर अंडर द एक्ट, अंचल अधिकारी इस एक्ट के तहत दे सकता है, उसमें सहमति में आपको अंचल अधिकारी के द्वारा विधिवत रूप से नोटिस दिया जाएगा, सामान्य नोटिस दिया जाएगा। आप सामान्य नोटिस पर अगर आप अपीयर नहीं होते हैं, उपस्थित होकर के अपना पक्ष जो भी रखना हो नहीं रखते हैं, तो पुनः आपको रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाएगा। और रजिस्टर्ड नोटिस देने के बाद भी अगर आप नहीं आते, अगर आपकी आपत्ति भी है, तो अंचल अधिकारी खुद जांच करेगा कि क्या उस जमीन पर प्रिविलेज पर्सन बसा हुआ है और इसको इस वास की जमीन के अतिरिक्त अन्य कोई जमीन नहीं। तो इस स्थिति में अगर हम आपत्ति भी करते हैं, उसको ओवरराइड करते हुए अंचल अधिकारी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, बहुत स्पष्ट हो गया। और ये जान लीजिए कि ये एक ऐसा अधिनियम है जिसमें अंचल अधिकारी को बहुत शक्ति है, कलेक्टर अंडर द एक्ट पावर है। इसलिए अंचल अधिकारियों को इसका इस्तेमाल विवेक से, नंबर 1, दूसरा सेंसिबल होकर के, कि ये आम वैसे गरीब लोगों के लिए बनाया गया यह अधिनियम या कानून है, जिसके सर पर छत नहीं है, जिसको और कोई जगह नहीं है रहने, उसके ये बनाया गया था। तो इसको बहुत ही संवेदनशील होकर के ऐसे मामलों में 100% स्वयं जांच लें, स्वयं देख लें और तब आप इसको पर्चा दें। यह न सिर्फ एक राजस्व अधिकारी के होने के नाते आपका कानूनी दायित्व है, बल्कि यह समाज में एक नागरिक होने की हैसियत से वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वेलफेयर का, पुण्य का, बल्कि हम कहेंगे काम है कि अगर वैसे प्रिविलेज पर्सन जिसको आज भी छत नहीं है, छप्पर नहीं है, उसको रहने लायक बास की अगर आप जमीन दे देते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य का दूसरा काम नहीं हो सकता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।